नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। जी हाँ, एक बात आपने नोटिस की होगी कि हमारे आसपास फिलहाल शुगर यानी डायबिटीज़, जो एक समय पर लगता था कि एक उम्र के बाद के लोगों की होती है, अब इन डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आपके घर में ही नहीं तो जाने कितने जानने वाले होंगे जिनको शुगर होगा और उनकी उम्र भी हो सकता है कम हो। खैर, ये बात पुरानी हो चुकी है क्योंकि WHO पहले ही इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल का खिताब दे चुका है। साथ ही ये घोषणा कर चुका है कि 2025 तक हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। दिक्कत बढ़ते मरीज नहीं बल्कि दिक्कत आईसीएमआर की नई रिपोर्ट है। क्या कहती है आईसीएमआर की रिपोर्ट और क्यों हमें इस बारे में जानना चाहिए, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। मौजूदा वक्त में डायबिटीज बेहद तेजी से बढ़ रही है। साइलेंट किलर मानी जाने वाली इस बीमारी के फिलहाल पूरी दुनिया में 537 मिलियन मरीज हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO की माने तो भारत में 2025 तक शुगर पेशेंट्स की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। देश में डायबिटीज के मरीज जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, बीमारी के प्रति लोगों की जानकारी और रवैया उसको देखते हुए चिंताजनक है। दरअसल आईसीएमआर की नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 1/3 डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में पब्लिश स्टडी के मुताबिक आधे से भी कम मरीजों की ब्लड प्रेशर और LDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में पाया गया है। वहीं डायबिटीज से पीड़ित करीब 8% लोग ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और LDL कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रख पा रहे हैं। इस स्टडी के लिए लगभग 1,13,000 से ज्यादा लोगों पर 2008 से लेकर 2020 तक रिसर्च किया गया है और इसके मुताबिक खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी डायबिटीज देश को और बीमार बना सकती है, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज के प्रति लोगों का रवैया गंभीर नहीं है। क्योंकि स्टडी में पाया गया है कि केवल 37% इंसुलिन डिपेंडेंट लोग अपनी ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते हैं, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक हर इंसुलिन लेने वाले के लिए ऐसा करना जरूरी है। वही होम मॉनिटरिंग की बात करें तो सिर्फ 17% लोग ऐसा करते पाए गए हैं। इस स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ चेकअप नहीं बल्कि लोग डायबिटीज के हिसाब से डाइट मेंटेन करने और एक्सरसाइज करने में भी बेहद पीछे हैं। डायबिटीज के मरीज के लिए फल और सब्जियों की 5 सर्विंग लेना जरूरी है, लेकिन मात्र 20% मरीज फल और सब्जियों का सेवन करते हैं और वो भी महज 3 सर्विंग लेते हैं। और एक्सरसाइज की बात करें तो केवल 25% मरीज एक्सरसाइज करने की बात स्वीकार करते हैं, जो इस बीमारी की बढ़ती स्पीड के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में पाया गया है कि डायबिटीज की वजह से मरने वालों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, डायबिटीज़ का नाम तो अब हर घर में सुना जाने लगा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस बीमारी को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। कैसे लोगों को डायबिटीज़ को लेकर जागरूक किया जाए। डायबिटीज़ का मरीज़ कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। क्या कोई ऑल्टरनेट रेमेडी है इस बीमारी की। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अपने खास एक्सपर्ट पैनल के साथ। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्वेता बुदवाल, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में। डॉक्टर NK गांगुली, जो कि फॉर्मर DG हैं ICMR के, और दिव्या गांधी, जो कि डाइटिशियन है। सबसे पहले डॉक्टर श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो बहुत बड़ी चीज़ पिछले कुछ दिनों में देखी गई है वो ये है कि पहले ये होता था कि आप एक उम्र को पार कर जाते थे, फिर कहते अच्छा शुगर की बीमारी हो गई, उम्र हो गई है तुम्हारी। अब ये जो उम्र है वो घटती जा रही है। बहुत यंग उम्र में आप लोगों को शुगर की बीमारी, जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, उसके साथ पाते हैं। क्या वजह, क्या हमारी लाइफस्टाइल वजह है, क्या हमारे स्ट्रेस लेवल्स वजह हैं, क्या वजह है इसकी? ओके, तो जैसे आपने सही बताया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी रही है, प्लस जो स्टडीज हो रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो रहे हैं, उससे भी ये सामने आ रहा है कि कम उम्र के व्यक्तियों में और बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज मतलब अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है। जनरली ये 40-50 ईयर्स के बाद होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे खुद के हॉस्पिटल के डायबिटीज डिवीजन में मैं देखती हूँ तो सबसे छोटा जो इंसान है
जिसको टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ है, उसकी उम्र सिर्फ 9 साल है। मतलब बहुत सारे बच्चों में, टीनेजर्स में हम टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोसिस कर रहे हैं, और इसकी जो वजह है वो डबल फोल्ड है। मतलब इसका जो आंसर है वो हमारे जीन्स में है, प्लस हमारे लाइफस्टाइल में भी है। अगर हम इंडियंस को देखते हैं तो उनकी जेनेटिक्स जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से बहुत डिफरेंट है। इंडियंस में डायबिटीज जन्य जीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, मौजूद है। दूसरी चीज जो बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं, विसरल फैट, मतलब जो बैड फैट रहता है पेट में, हमारे ऑर्गन्स के आजू बाजू में, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ये जो फैट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। फैट मसल मास काफी कम है, मेटाबॉलिक रेट हमारा कम है, और ये सब जेनेटिक रीजंस की वजह से वी आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। तो अगर ऑलरेडी जेनेटिक बैकग्राउंड मौजूद है, और इस जेनेटिक बैकग्राउंड पे अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, स्पेशली कोविड पैंडेमिक में 2 साल में बच्चों का और बड़ों का वेट गेन काफी ज्यादा हद तक हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्ट्रेस की मात्रा बढ़ गई है। ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस इज स्लीप डेप्रिवेशन। तो प्रोग्रेसिवली अगर हम देखते हैं तो जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम होते जा रहा है। ये स्लीप, स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज और वेट गेन, ये जो है ये हमारे डायबिटीज जन्य जीन्स को बहुत ही कंडीसिव सा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और चिंता की बात जैसे ये है कि यंग इंसानों में और स्पेशली बच्चों में भी हम ये देख रहे हैं। डॉक्टर गांगुली, आपसे मेरा यह सवाल था कि क्या अब ज़रूरी हो गया, पहले के ज़माने में ना हम कराते नहीं थे बहुत जल्दी अपना फुल बॉडी चेकअप और शुगर लेवल चेक, क्योंकि ज़रूरत नहीं लगती थी, लगता है सब कुछ ठीक है। पर अब कई बार होता है कि एकदम से किसी ने कराया है और उसको शुगर आ गई है, उसको इवन बीपी एक ऐसी चीज़ है जो कई बार आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आ जाती हैं बहुत यंग उम्र पे। तो क्या बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे इसको पकड़ना और अब टेस्ट कराते रहना हर समय में बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए? एक्चुअली ये जो स्टडी आप लोग बोल रहे थे, कोट कर रहे थे, ये स्टडी मैंने ही फंड की थी जब मैं आईसीएमआर का डीजी था, और ये डॉक्टर वी मोहन और उनके एसोसिएट्स ने करीब 15 स्टेट्स में इंडिया में किया था। उसमें 8 मेजर स्टेट्स थे और 6 थे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, और एक स्टेट था यूनियन टेरिटरी। तो इसमें जैसा आपने बतलाया था कि करीब 42.8% लोगों को पता ही नहीं था उनको डायबिटीज है, और जो कि अर्बन एरियाज में जो इकोनॉमिकली पुअर थे उनको भी डायबिटीज था। नॉर्मली ये इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल खराब होता है, उनको होता है, बट इकोनॉमिकली पुअर लोगों को भी था। और एज वाइज हमको दूसरे देशों से कम एज में होता है। और ये जो सर्वे है इसमें ये भी पाया गया है कि जो हम लोग के करीब 30% बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं, और उनमें जो 10% 12% प्रीटर्म एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज होते हैं। तो ये जो बेबीज होते हैं इनमें हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, क्योंकि ये चैलेंज बेबीज होते हैं, और इनमें मिडिल ओबेसिटी होती है। तो मिडिल ओबेसिटी, जैसे हमारे पहले पैनलिस्ट ने बोला था, साउथ ईस्ट एशियन में ये एक खासियत है। तो ये, और हमारे जो फैट सेल्स हैं वो फैट सेल्स भी खराब टाइप के फैट सेल्स होते हैं। तो इसलिए वी आर वेरी वेरी वल्नरेबल, और हमको इसके लिए जो पुअर हैं, हम उनको तो टेस्ट कराने का कोई वही नहीं होता, वो लोग तो कराते ही नहीं। 40 साल के बाद से हमारे यहाँ 10 से 12% प्री डायबिटिक्स है, और उनको अगर पकड़ो तो उनको लाइफस्टाइल से उनको ठीक से संभाला जा सकता है। तो इन लोगों का तो ब्लड शुगर टेस्ट करने का सवाल ही नहीं होता। जो समृद्ध होते हैं वो लोग कराते हैं बीच बीच में, बट जो पुअर होते हैं जिनको डायबिटीज होता है वो नहीं करा पाते। और इसलिए एक और जो आंकड़ा है जो WHO ने किया था आंकड़ा, कि करीब जो गरीब देश है, हमारे यहाँ करीब 600 मिलियन बहुत ही गरीब लोग हैं,
वह 300 मिलियन काफी समृद्ध लोग हैं, उसके बाद बीच वाले हैं। तो जो गरीब देशों के आंकड़े के साथ वो आंकड़ा जो मिलता है कि इनमें मेटफॉर्मिन जो कि एक बेसिक दवाई है, इसकी अवेलेबिलिटी करीब 40% होती है गरीबों में, और इंसुलिन तो बहुत ही कम होता है जो की अवेलेबिलिटी, और ये महंगा होता है। और जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है वो तो करीब करीब उपलब्ध ही नहीं होती, और एक नया ड्रग SGLT2 आया है वो भी करीब करीब उपलब्ध नहीं होता है इन लोगों को। तो ये लोग काफी वल्नरेबल हैं। और वही डॉक्टर मोहन और उनके ग्रुप ने एक बड़ा स्टडी हैदराबाद में किया था, उसमें उन्होंने देखा था कि एक पूरी कॉलोनी को उन्होंने एक्सरसाइज करवाया था रेगुलरली, और उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए थे। तो एक्सरसाइज एक अच्छी उपलब्धि है। और प्योर स्टडी एक की गई थी जिसको कि सलीम यूसुफ ने किया था, इंडिया में भी किया था प्योर स्टडी। उसमें ये दिखाया गया था कि अगर 3 पोर्शन of vegetable, that is raw vegetable, salad type के vegetable, not fully cooked vegetable, और 2 portion of fruit अगर लोग लें तो उसका काफी अच्छा वो होता है। बट हमारे यहाँ गरीबों को फ्रूट वगैरह कहाँ से उपलब्ध होता है? ये तो वी आर वेरी चैलेंज नेशन, और हमको शुरू से ही इसमें बचपन से ही हमको डायबिटीज में वल्नरेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज और प्री टर्म बेबीज। तो हमें इन चीजों में ध्यान रख के हम लोगों को शुरू से ही, एक डॉक्टर याग्निक है पुणे में, उन्होंने काफी अच्छी स्टडीज की हुई है। उन्होंने ये किया हुआ है कि अगर हम शुरू से बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन से विटामिन B12 और फोलेट का बैलेंस हम ठीक करके रखें तो उनमें लीनियर ग्रोथ होता है। डायबिटीज उनको डेवलप करने की देरी लगती है। और जो 40 से ऊपर होता है उनको अपना ब्लड शुगर बीच बीच में कराना चाहिए, और इसके साथ जो रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं वो रिस्क फैक्टर्स का भी ध्यान देना चाहिए। टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, जो ड्रग अब्यूज नहीं करना चाहिए, साथ में इनको जो कई लोगों को एटोर्वास्टैटिन या स्टैटिन। दिव्या, आपके पास आना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी बात जो डॉक्टर गांगुली ने भी कही कि अब कहते हैं कि डाइट का जो खाना है, जो डाइट की चीज़ें हैं वो तो बड़े महंगे लोगों के लिए होती है, हर इंसान तो सैलेड खा नहीं सकता। आम आदमी इससे कैसे लड़े? एक बहुत बड़ा सवाल रहता है क्योंकि खाने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और हम कहते हैं हमारे पास तो जहाँ इतने पैसे हैं कि हम कहीं बाहर जाके सैलेड ऑर्डर कर पाए ना कुछ खा पाते हैं। तो सवाल यह है कि फॉर अ कॉमन मैन डायबिटीज और शुगर से बचने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए जो कि उसकी जेब में आए? देखिए, सबसे पहली चीज जिसको ऑलरेडी शुगर है, पहले बताऊंगी। शुगर के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुकिंग मेथड आप क्या यूज कर रहे हैं। हम सबको पता है कि एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज होती है, राइट। आप चाहे फैट खा रहे हैं, चाहे प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप अगर उसको इस तरीके से कुक करें कि वो धीरे धीरे बॉडी डाइजेस्ट करेगी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे सिक्रीट होगा। जिस तरीके से अगर हम सोचें कि अगर हम स्प्राउट्स खाएंगे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे इंक्रीज होगा, अगर आप लिक्विड दाल खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको च्यू नहीं करना पड़ता, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो एक लेमैन के लिए अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, आप ओबीस हैं, तो आप वो चीजों का सेवन ना करें जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि वो जूसेस पी रहे हैं, ग्लूकॉन डी पी रहे हैं, या आजकल स्क्वैश पी रहे हैं इस वेदर में। तो ये चीजें हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेंगी, आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाएंगी। ये बात तो हुई हमारी वेजिटेबल्स की। अब आते हैं, हमारा खाने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रोटी। जोन सी रोटी, अगर हम नॉर्मल आटे की रोटी खाते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल उसको कैसे खाएगा? उसके अंदर हम थोड़ा सा गेहूं का चोकर डालेंगे जिससे उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। फाइबर कंटेंट बढ़ने से उसका डाइजेशन जो है वो धीरे होगा और ब्लड में शुगर रिलीज धीरे होगी। जो ऑलरेडी डायबिटीज में से सफर कर रहा है वो गर्मियों में लेगा जौ का आटा और सर्दियों में लेगा रागी का आटा। दोनों में हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में नॉर्मल आटे को भी डालेंगे और इसकी रोटी खाएंगे।
ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फ्रूट्स पे। जिसको कंट्रोल डायबिटीज है उसको देखिए फ्रूट्स बहुत सारे हैं, हमें किस तरीके से चेक करना चाहिए। जिस भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है, कॉमन मैन उसको खा सकता है, वो मोटापा नहीं लाएगा, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, इस तरीके के फल। कोई इंसान जिसकी कंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस भी फ्रूट से जूस निकल रहा है आप वो फ्रूट नहीं लेंगे। जैसे हम अगर वाटरमेलन खाएंगे इट इज जूसी, आप एप्पल खाएंगे आपको जूस फील होगा। अगर आप अमरूद या जामुन खाएंगे तो वी डोंट फील एनी जूस इनसाइड आवर माउथ, तो दैट मीन्स कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। अब आती है बात फैट की। फैट बहुत सारे तरीके के आजकल है, मेयोनीज हो गई, चीज हो गया, देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। सो हमें क्या देखना है, हमें देखना होता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो जिस ऑयल का 1:2 की रेशो में होता है वो हमारी बॉडी, हमारे हार्ट, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। हाउएवर देसी घी भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, कोकोनट ऑयल भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम उसे 70 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। अगर हम उसको कच्ची फॉर्म में खाएंगे तो वो हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो आप देसी घी रोटी पर लगा सकते हैं, दाल के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन आप देसी घी में खाना बनाएंगे तो आप में मोटापा आएगा और आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। ये तो हो गई हमारी बात कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए। डे टू डे लाइफ में अगर आप आलू का या स्टार्ची वेजिटेबल्स का भी कंजम्पशन करना चाहते हैं, मेक श्योर कि हम उसको रात को ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है एट नाइट इट इज लेस, क्योंकि हम सेडेंटरी हो जाते हैं। तो आलू हो गया, कटहल हो गया, शलगम हो गई, बीटरूट हो गए, इन सब चीजों का जिसमें शुगर लेवल हाई है, जिसमें स्टार्च आए हैं, हम रात को नहीं खा सकते, हम उसे दिन में खा सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको ये ध्यान रखना है, अगर उनका शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, दे आर सफरिंग और दे आर प्री डायबिटिक, आप प्लांट प्रोटीन जैसे कि दाल हो गई या पनीर हो गया आप रात के टाइम नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत स्मार्ट है, जब कार्ब और प्रोटीन हम इकट्ठे खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी दोनों में से एक चीज को डाइजेस्ट करेगी। प्रोटीन टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट को तो डाइजेस्ट कर देगी, लेकिन जो प्रोटीन है इट विल बी एक्यूमुलेटेड एज फैट। लेकिन जो हमारा एनिमल प्रोटीन है जैसे चिकन हो गया, फिश हो गई, आप ये रात को खा सकते हैं। दाल, पनीर, इन सब में कार्ब होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट एट नाइट। जी श्वेता, आपके पास आना चाहूँगा मैं। अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को एक तो इस बात का एहसास दिलाना कि आप रेगुलरली चेकअप कराएं, आप टाइम टाइम पे फुल बॉडी टेस्ट करें, आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को टेस्ट करते रहें, चाहे आपकी एज नहीं भी हो। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि अंत में एक बार, जैसे कि हमें डॉक्टर गांगुली ने बताया कि एक बार शुरुआत में अगर पकड़ लिया गया कि आपको बीमारी है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। उसकी अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 40% लोगों को एक्चुअली पता था कि उनको डायबिटीज है, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन पॉपुलेशन में लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हो। लेकिन अगर हम इंडिया में हर एक स्टेटा में देखते हैं तो डायबिटीज का प्रमाण बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज होते हैं, कभी कभी उनमें कॉम्प्लिकेशंस हमें एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस भी दिखाई देते हैं। जैसे कि डायबिटीज हुआ है ये अभी पता चला क्योंकि पैर में जलन हो रही थी, पैर में सेंसेशन कम हुए थे या पैर में इन्फेक्शन हुआ था, तो पेशेंट्स डायरेक्टली कम विद डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड देन दे नो दैट दे हैव डायबिटीज। तो ये बहुत ही मैं कहूंगी कि अनुचित वे ऑफ डायग्नोसिस है। तो लोगों में पहले से अवेयरनेस होना ये बहुत ही जरूरी है, ताकि हम उसका टाइमली डायग्नोसिस कर पाए।
अगर हम उसका डायग्नोसिस सही टाइम पे करते हैं और लंबे समय तक अगर शुगर बहुत अच्छे तरीके से इंटेंसिवली कंट्रोल में रख सकते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफ स्पैन जो अनकंट्रोल्ड वर्सेस कंट्रोल्ड पॉपुलेशन हम देखते हैं तो उसमें इजीली 10 to 15 ईयर्स का फर्क रहता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम देखें तो जो वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज रहते हैं, जो टाइमली डायग्नोज्ड पेशेंट्स रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है, कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क कम रहती है। और एक चीज अवेयरनेस के बारे में हम कहेंगे तो सिर्फ डायबिटीज या शुगर हमें मैनेज नहीं करना है, लेकिन हमें बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग बंद करना, ये सब चीजों पे भी बहुत ध्यान रखना है। अगर हम डायबिटीज के साथ ही ये सब कोमॉर्बिडिटीज भी बहुत इंटेंसिवली ट्रीट करते हैं साथ में ही, तो उसके जो नतीजे रहते हैं, लॉन्ग टर्म आउटकम्स जो रहते हैं हार्ट, किडनी और ब्रेन रिलेटेड, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये भी कई स्टडीज में पाया गया है, जैसे कि हमारा स्टीनो ट्रायल है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल है। तो सभी रिस्क फैक्टर्स को हमको कंट्रोल करना है और ये अवेयरनेस जो क्रिएट करना है ये काफी हद तक डॉक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पब्लिक हेल्थ डोमेन में जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में ही मैं कहूंगी कि इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा रहना चाहिए। अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रही है अवेयरनेस के लिए, लेकिन इसको हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। जैसे मैं तो कहूंगी कि जैसे स्कूल के टाइम से ही अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे पहले के समय में टीबी, कॉलरा, टाइफॉइड, ये सब प्रॉब्लम्स और उससे लाइफ को खतरा होने का रिस्क ज्यादा था। लेकिन अभी अगर हम इस समय देखते हैं तो नंबर 1 कॉज फॉर डेथ्स इज हार्ट अटैक्स, एंड द रीजन फॉर अर्ली हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स इज प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो अगर स्कूल के टाइम से ही हम जब बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में ही रहते हैं तभी उनमें अवेयरनेस लाते हैं जंक फूड के बारे में, हेल्दी खाने के बारे में, एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम लिमिट करना, ये सब, और 1 स्टेप फॉरवर्ड अगर हर एक स्टैंडर्ड में लेके जाते हैं उनको, तो मुझे लगता है कि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर गांगुली, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि जो बात डॉक्टर श्वेता ने भी कही कि आजकल हम कई बार सुन लेते हैं कि बड़े यंग लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, और अब थोड़ा सा कॉमन हो गया, आप अक्सर ये सुन लेते हैं कि कोई यंग इंसान था, 40, 45, 50 भी कोई बहुत एज नहीं होती है, उसमें भी आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है। क्या आज शुगर, क्या बीपी, क्या लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की अनटाइमली डेथ्स हम ना सुने अपने आसपास? एक्चुअली हमें जो अवेयरनेस है, पब्लिक कम्युनिकेशन अवेयरनेस, बिकॉज हर पांचवा आदमी इंडिया में पोटेंशियली डायबिटिक होता है, और हम लोगों का जो विदोषक दूसरे देश है उसके मुकाबले में हमारा जो डिजीज मैनिफेस्टेशन है 10 साल पहले होता है। इसमें कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको क्वाड्रुपल पी बोलते हैं, जैसे भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा होना, जो उसके बाद बदन खुजलाना, इस तरह से कई सिम्टम्स होते हैं। सडन वेट लॉस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स लोगों में होते हैं, बट कुछ लोगों में ये होता ही नहीं, उनको सडनली पता चलता है कि उनको डायबिटीज हुआ है। तो हमको अवेयरनेस करना चाहिए कि आप लोगों को इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो आप हमको बतलाइए। एक आध तो उसमें सिर्फ ब्लड शुगर लेना ही नहीं, उसमें हमें देखना पड़ता है कि इनके काफी इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज जो अनकंट्रोल होता है। इसमें अगर एक बीटा-1C बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये 3 महीने का जायजा देता है कि ये डायबिटीज इसको कंट्रोल्ड है कि नहीं है। तो वो महंगा टेस्ट होता है, लेकिन उसको आजकल पॉइंट ऑफ केयर में किया जा सकता है। डायबिटीज का ब्लड शुगर का मेजरमेंट भी पॉइंट ऑफ केयर में किया जा सकता है। तो कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ सिस्टम से हम लोग को ज्यादा लोगों को डिटेक्ट करके हमको उनको केयर में लाना चाहिए। कुछ और चीजें हैं, जैसे ब्लड रूटीन में एक होमोसिस्टीन होता है, ये
ये जैसे आपने कहा हार्ट अटैक वालों में भी होता है, ये डायबिटिक्स में भी होता है, जिनको स्ट्रोक होता है उनमें भी होता है। तो इस तरह से कुछ चीजें जो एबनॉर्मल बायोमार्कर्स है उनको भी चेक किया जा सकता है। और जो दूसरी चीज है कि हमें इसमें एक चीज और करनी पड़ती है कि जैसे हमें किडनी को बचाना पड़ता है। ये ज्यादातर हमारे किडनी जो अफेक्टेड होते हैं वो डायबिटीज को होते हैं। आंख को बचाना पड़ता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। उसके बाद डायबिटिक अल्सर्स होता है। इस तरह से कई भयानक परिस्थितियां होती हैं, उनसे हमें बचाना पड़ता है। और उसको बचाने के लिए भी कई उपाय निकले हैं, जैसे जॉसलिन नाम का एक डॉक्टर गांगुली, मेरे पास 60 सेकंड बचे हैं बस, और मैं दिव्या से एक सवाल लेना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्या, मैंने कहीं बहुत दिन पहले पढ़ रहा था कि हम जब शुरुआत से शुगर को हमें आदत लगाई जाती है, इनिशियल ईयर्स जो बच्चे के होते हैं वहाँ पे उसकी कैसे डाइट में ध्यान दिया जाए। हम कहते हैं बच्चे कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पचा लेते हैं। मेरे पास 30 से 40 सेकंड हो गए, उस पर थोड़ा सा आपका जवाब चाहिए कि इनिशियल डेज पे कितना इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में बच्चों की डाइट पे ध्यान देना। देखिए, बच्चे सब कुछ नहीं खा सकते हैं। हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना दें। लोग मैदा, चीज, ये सब चीजें हम नहीं देंगे। जो हम एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को देते हैं ठंड में, गर्मी में, कि उनको ठंडक मिलेगी, वो ना देके हम उन्हें जलजीरा या नींबू पानी देंगे जिसमें शुगर लेवल कम होगा। सब्जियां ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को खिलाइए। दालें खिला सकते हैं, जैसे मैंने बोला, आप उनको रात को ना खिला के उनको दिन में खिलाइए। रात को सब्जियां खिलाइए, फास्ट फूड खिलाइए कम से कम मात्रा में जब उसका मन करता है। बाकी शुगर पूरे दिन में बच्चों के लिए भी 1.5 से 2 चम्मच से ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, उसके अंदर भी शुगर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्शन कंट्रोल। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जितनी उसकी भूख है उससे आधी रोटी हमेशा कम खाए। हमें कभी भी पूरा पेट भरा नहीं होना चाहिए, लेकिन भूख नहीं लगनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर गांगुली, दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम सबको ज़्यादा जानकारी देने के लिए। कंज्यूमर रिस्किंग में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और 18 स्वदेश देखते रहें।